अब आ चलते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि है लॉ ऑफ मास एक्शन। ये लॉ 1864 में गोल्डबर्ग और वेज नामी साइंटिस्ट ने दिया था। अच्छा, अभी प्रीवियस उसमें वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि इस लॉ को पढ़ने के लिए हमें जिन जो दो कॉन्सेप्ट की ज़रूरत थी वो ये कि एक तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, वो मैंने आपको बता दिया कि किसी सब्सटेंस के मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब जो होते हैं वो उसकी उसकी इस मकदार को हम क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। और इसी तरीके से कि सब्सटेंस रिएक्ट कब करते हैं, वो कोलिजन से रिएक्ट करते हैं। और ये कोलिजन बढ़ते कब हैं कि जब जितनी ज़्यादा मकदार हम सब्सटेंस की रिएक्ट करने वाले सब्सटेंस की जितनी ज़्यादा मकदार लेंगे उतनी ज़्यादा कोलिजन्स होगी, उतनी ज़्यादा कोलिजन्स होंगे तो उतनी ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगी, यानी रिएक्शन हमारा ज़्यादा होगा, तेज़ होगा। ठीक है, तो अब यही जो गोल्डबर्ग और वेज है, इन्होंने अपने इस लॉ में, लॉ ऑफ मास एक्शन में, इसी बात को बताने की कोशिश की है कि कोई भी जो रिएक्शन होता है और उसकी जो रफ्तार होती है उसके उस रिएक्शन में शामिल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। यानी कहने का मतलब ये है, ये लॉ ये कहता है कि आप जितने ज़्यादा मकदार लेंगे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की, उतने ज़्यादा जो है तेज़ रिएक्शन होगा। क्यों? उसके पीछे वजह क्या है कि जितना आप ज़्यादा मॉलिक्यूल्स लेंगे उनके दरमियान में कोलिजन ज़्यादा होंगे। जब कोलिजन ज़्यादा होंगे तो फिर उनका रिएक्शन करने की रफ्तार भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और फिर वो ज़्यादा तेज़ी के साथ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यही इनका लॉ है कि कोई भी रिएक्शन जो होता है वो उसमें शामिल सब्सटेंस की एक्टिव मास या कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके रिएक्शन करने की रफ्तार। यही इसका लॉ है। इस लॉ में इन दोनों साइंटिस्ट ने यही बताने की कोशिश की है कि आप जितना ज़्यादा रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन लेंगे या जितना ज़्यादा उनका एक्टिव मास लेंगे आप, उतना ज़्यादा उस रिएक्शन की रफ्तार होगी, ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन होगा और वो ज़्यादा तेज़ी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकेगा। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा आप रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल लेंगे उनके दरमियान में कोलिजन ज़्यादा होगा। उसके उसके बैक की जो केमिस्ट्री है, यानी क्यों हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन क्यों तेज़ हो जाएगा, क्यों रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि उनके दरमियान में सक्सेसिव कोलिजन्स बढ़ जाएंगे। जब सक्सेसिव कोलिजन्स बढ़ जाएंगे तो आपकी प्रोडक्ट भी ज़्यादा होगी और फिर रेट भी बढ़ जाएगा। यहाँ अब हम इस लॉ को प्रॉपरली डिफाइन भी कर देते हैं कि द रेट एट विच आ सब्सटेंस रिएक्ट इज़ प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। यानी कोई भी जो रिएक्शन है उसका जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके एक्टिव मास के। जितना ज़्यादा एक्टिव मास होगा रेट भी क्या होगा, उसके प्रोपोर्शनल यानी उसी के मुनासबत से बढ़ेगा। एंड द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, और उस केमिकल रिएक्शन की जो रफ्तार है प्रोडक्ट बनने की वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट के एक्टिव मासेस के, यानी उसकी कॉन्सेंट्रेशन के। ठीक है, अब इस लॉ का हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव करना है, यानी इसी जो लॉ को अभी हमने वर्डिंग में लिखा है इसको हम मैथमेटिकल नोटेशन में ले आएंगे। ठीक है, तो उसको लेके आने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, एक रिवर्सेबल हम रिएक्शन देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट करें कि ये एक रिवर्सेबल रिएक्शन है जिसमें ए के कोई सब्सटेंस है ए और उसके एम मोल हैं, बी कोई सब्सटेंस है रिएक्टेंट का और उसके एन मोल हैं। ठीक है, सी कोई मतलब प्रोडक्ट बन रही है, सी कोई प्रोडक्ट बन रही है और उसके एक्स मोल हैं, और वाई कोई प्रोडक्ट बन रही है और उसके डी कोई प्रोडक्ट बन रही है और उसके वाई मोल्स हैं। डबल एरो शो कर रहा है इस बात का कि रिएक्शन क्या है, रिवर्सेबल है। ए और बी पहले सी और डी बनाएंगे फिर यही रिएक्शन रिवर्स कर जाएगा, यानी प्रोडक्ट फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सी और डी फिर से ए और बी में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये प्रोसेस उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि इक्विलिब्रियम अचीव ना हो जाए। तो गोल्डबर्ग और वेज ने यही काम किया था कि एक रिवर्सेबल रिएक्शन के ऊपर एक्टिव मास का इफ़ेक्ट देखा था कि अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफ़ेक्ट होगा अगर हम एक्टिव मास बढ़ाएं, या तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल का या प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल का, तो फिर क्या इफ़ेक्ट होगा। तो इसी बात को उन्होंने एक लॉ की सूरत दी और फिर इस लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया। अब जब ए और बी रिएक्शन कर रहे होंगे तो हम क्या कहेंगे, और वो प्रोडक्ट बना रहे होंगे तो हम कहेंगे कि फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ। जब सी और डी रिएक्शन करके
दोबारा से रिएक्टेंट बनाएंगे यानी कि बैकवर्ड जाएंगे तो हम कहेंगे बैकवर्ड रिएक्शन हुआ। तो अब इसी का हम मैथमेटिकल नोटेशन इस तरीके से, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन जा रहा है तो यानी ए और बी कन्वर्ट होने किसमें, सी और डी में, तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। अभी फॉरवर्ड रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो किस पर डिपेंड करेगा, ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन पर। जितनी ज़्यादा ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो उतनी ज़्यादा तेज़ी से सी और डी में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर जब रिएक्शन रिवर्स करेगा तो सी और डी की जितनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी वो बैकवर्ड मूव कर जाएगा रिएक्शन, यानी कि उतना ज़्यादा रिवर्स रिएक्शन होगा। तो हम इसको मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं। रेट हम इसको मैथमेटिकली, यानी जो हमने अभी कहा कि ए और बी रिएक्शन कर कर क्या बना रहे हैं, सी और डी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी के। ठीक है, ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए के मतलब मकदार यानी एक्टिव मास ले लिया और उसके जो नंबर ऑफ मोल्स थे उसको हम सुपर स्क्रिप्ट के फॉर्म के अंदर लिखते हैं। सुपर स्क्रिप्ट मतलब उसके ऊपर पावर के फॉर्म में कह लें। ठीक है, इस तरह से जो बी के नंबर ऑफ मोल्स थे एन, उसको वो बी की पावर बन गए। ठीक है, अच्छा, जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो वहाँ इक्वल की साइन आती है और कोई कांस्टेंट आता है। ठीक है, ये मैथमेटिकल रूल्स हैं। कांस्टेंट क्या है, ये के जो है वो रेट कांस्टेंट कहलाता है और एफ हमने इसलिए बना दिया क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट बेसिकली क्या होता है, वो कंडीशंस होती हैं जिन पे कोई रिएक्शन हो रहा होता है, यानी टेम्परेचर क्या है, ठीक है, प्रेशर कितना है, किस माहौल में यानी का काम हो रहा है, उन सब की हम क्या कर लेते हैं, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर कर एक वैल्यू निकाल लेते हैं कि भाई इन कंडीशंस को कांस्टेंट रखकर ये रिएक्शन किया जा रहा है। तो ये कांस्टेंट उन वैल्यू के ऊपर कंसिस्ट होता है, यानी कि उन कंडीशंस को बयान कर रहा होता है कि भाई इतना टेम्परेचर इतना प्रेशर रखकर हमने ये काम किया और उसकी हम क्या कर लेते हैं, एक मैथमेटिकल वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये कांस्टेंट का मतलब ये होता है। ठीक है, तो जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शन उठाएंगे तो के आ जाएगा, यानी कि रेट कांस्टेंट, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है इसलिए हमने इसको के एफ से डिनोट कर दिया। जब सी और डी बन जाएगा तो फिर क्या होगा, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है फिर ये रिएक्शन बैक कर जाएगा। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन या रिवर्स या बैकवर्ड बात एक ही है। बैकवर्ड रिएक्शन प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी के। यहाँ पर सी के जो नंबर ऑफ मोल थे उनको हमने पावर की फॉर्म में या सुपर स्क्रिप्ट की फॉर्म में हमने ले लिया। यहाँ डी के जो नंबर ऑफ मोल्स थे y, उसको हमने पावर बना दिया। ठीक है, अब यही बात कि साइन ऑफ प्रोपोर्शन हटेगा तो इक्वल की साइन आ जाएगी और रेट कांस्टेंट आ जाएगा, यानी वो कंडीशंस आ जाएंगी जिनके ऊपर आपका रिएक्शन रिवर्स हुआ, उनकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, उसका हम मैथमेटिकल एक वैल्यू आ जाती है। क्योंकि रिवर्सेबल रिएक्शन है इसलिए हम इसको के आर से डिनोट कर देते हैं। आर बना दिया हमने स्मॉल कि भाई रिवर्स रिएक्शन होने जा रहा है। ठीक है, तो ये कंसनट्रेशन हो जाएगी सी की और इसके नंबर ऑफ मोल एक्स, इस तरह से डी की कंसनट्रेशन और इसके नंबर ऑफ मोल y। अब चूंकि क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, पहले ए और बी कन्वर्ट हुए सी और डी में, फिर यही सी और डी अब बैकवर्ड रिएक्शन करेंगे तो ए और बी में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि इनके दरमियान में इक्विलिब्रियम डेवलप ना हो जाए। और एक वक्त ऐसा आएगा कि इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाएगा। और इक्विलिब्रियम कब अचीव होता है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, तो हम क्या कहते हैं कि भाई इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है। ठीक है, तो अब एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। तो अभी हमने यहाँ देखा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर है, के एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी के, जबकि रेट ऑफ बैकवर्ड किसके बराबर है, कंसंट्रेशन यानी के आर कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी के। तो हम यहाँ पर अगर इसे पुट कर दें कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वो किसके बराबर है, फॉरवर्ड रिएक्शन के एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इसके मोल्स एम कंसंट्रेशन ऑफ बी इसके मोल्स एन बराबर है किसके, के आर यानी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के आर कंसंट्रेशन ऑफ सी इसके मोल है एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ डी इसके मोल्स हैं वाई। ठीक है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई हम कैसे कर सकते हैं कि ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर मैं क्या कहते हैं के आर को उधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा क्या, के एफ यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कह लें, के एफ अपॉन
के आर विल बी, इसी तरीके से ये यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, ये ए और बी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड करने लगेगा। ठीक है, इस के आर को हम इधर ले गए तो ये इस के एफ से डिवाइड करने लगा, इस ए और बी को जो कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको उधर ले जाएंगे तो ये डिवाइड करने लग जाएगा। तो ये ऐसा आ जाएगा, कंसनट्रेशन ऑफ सी एक्स, कंसनट्रेशन ऑफ डी वाई, कंसनट्रेशन ऑफ ए नंबर ऑफ मोल्स m, कंसनट्रेशन ऑफ b नंबर ऑफ मोल्स n। एट इक्विलिब्रियम जो कि रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट कांस्टेंट बैकवर्ड रिएक्शन का, इन दो का जो रेशो है वो एक तीसरे कांस्टेंट के बराबर होता है जिसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इन शॉर्ट इसे केसी कहते हैं। तो इन दो रेट्स का, फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट कांस्टेंट और बैकवर्ड रिएक्शन के रेट कांस्टेंट को हमने एक तीसरे कांस्टेंट यानी इस रेशो को हमने एक तीसरे कांस्टेंट से बदल दिया जो कि कहलाता है केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो कि बराबर है रेशो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रेशो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। और यही इस लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कि आगे हमने न्यूमेरिकल्स में यूज़ करना है। इसी एक्सप्रेशन को वर्डिंग में हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज केसी इज द रेशो ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन में हमारा तमाम तर कंसर्न जो होता है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होता है, क्योंकि वही वो पोजीशन होती है जहाँ पर हम डिफरेंट कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये एक्सप्रेशन आ गया हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन का। जब ये सवाल आएगा कि लॉ ऑफ मास एक्शन को डिस्क्राइब करें और इसका एक्सप्रेशन आप क्या कहते हैं ड्रॉ करें या एक्सप्रेशन को ड्राइव करें, तो वहाँ पर आपने ये तमाम तर डिटेल्स देनी होंगी। ठीक है, पहले लॉ लिखेंगे और उसके बाद इसका ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन।